हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 3 है कविता आपकी फूल और आटा। इसके लेखक जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो आज हम इस चैप्टर के ग्रामेटिकल क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो ये व्याकरण संबंधी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण और भाषा अभ्यास से इस टॉपिक से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो प्रश्न होगा वो होगा कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द हैं जैसे कि पौधा, आँख, भंवरा, हवा, तितली, उंगली। तो आपको इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। तो बहुवचन रूप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो कि एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक वचन में आ गया लड़का, यहाँ पर एक ही लड़के की बात हो रही है, लेकिन लड़के जहाँ पर शब्द आ जाता है वहाँ पर बहुत सारे एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो सकती है। तो इसी तरीके से जो ये शब्द आपको दिए गए इनका आपने बहुवचन रूप जो है लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो आंसर होगा कि पौधा का हो जाएगा यहाँ पर पौधे, आँख का यहाँ पर हो जाएगा आँखें, भंवरा का हो जाएगा भंवरे, हवा का हो जाएगा हवाएं, और तितली का हो जाएगा तितलियाँ, और उंगली का बहुवचन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा उंगलियाँ। तो ये हो गया एक वचन का बहुवचन कि पौधा में एक पौधे की बात हो रही है, और पौधे जो दूसरा है उसमें एक से ज़्यादा पौधों की बात हो रही है। इसी प्रकार से आँख का मतलब एक आँख और आँखें का मतलब दो आँख, भंवरा का मतलब एक भंवरा और भंवरे का मतलब बहुत सारे भंवरे, हवा का मतलब हवा और हवाएं का मतलब एक साथ बहुत दिशाओं से आने वाली हवाएं, और तितली का मतलब एक तितली, और तितलियां का मतलब होता है एक से ज़्यादा तितलियां। तो उंगली का मतलब एक उंगली और उंगलियां का मतलब होता है एक से ज़्यादा उंगली। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अंग की बिंदु और चंद्र बिंदु। तो इन्हीं को कहा जाता है अनुस्वार व अनुनासिक। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द हैं, तो इनके ऊपर आपको बताना है कि किस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा और किस शब्द के ऊपर अंग का बिंदु आएगा, यानी कि एक सिंगल बिंदु आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को। तो आंसर होगा कि चांदनी, चांदनी में ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु, और फिर है ढंग, ढंग में अंग की बिंदु, हवाएं में फिर से चंद्र बिंदु, सुगंध में फिर से अंग की बिंदु, भंवरा में फिर से अंग की बिंदु, और तितलियां में चंद्र बिंदु, और हंस में अंग की बिंदु, और नदियां में चंद्र बिंदु। तो इस तरीके से आपको इन्हें बड़े ध्यान से देख लेना है और अच्छे से स्मरण कर लेना है कि कहाँ पर अनुस्वार आएगा और कहाँ पर अनुनासिक शब्द यहाँ पर आएगा। तो चलिए बढ़ लेते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो भी हमारा भाषा से संबंधित प्रश्न है स्टूडेंट, और वो क्या है? वो होगा कि समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द होते हैं कि एक ही शब्द के अनेक रूप, जैसे कि पुष्प और फूल। तो दोनों ही फूल हैं, लेकिन हम उसको पुष्प भी कह सकते हैं और फूल भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जो शब्द दिए गए इनका आपको अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प को कि बगीचे में पुष्प खिले हैं, और फूल के भगवान के चरणों में पड़ा फूल भी पवित्र होता है। यहाँ पर फूल और पुष्प दोनों फूलों के संबंधित एक शब्द है, और दोनों का मतलब जो होता है वो क्या होता है? वो फूल ही होता है। फिर है तन और बदन। तो तन का वाक्य क्या बनाया हमने? वो बनाया कि इंसान का तन सुंदर होना हो, मन सुंदर होना चाहिए, कि किसी भी इंसान तन से अगर वो सुंदर ना हो लेकिन मन का सुंदर उसे जरूर होना चाहिए। और फिर है बदन। बदन का मतलब भी होता है तन, यानी कि हमारा शरीर। तो ठंडी हवाएं जो हैं वो मेरे बदन को छूकर जा रही हैं, यानी कि मेरे
तन को छूकर जा रही हैं। तो तन और बदन दोनों का ही जो मतलब होता है वो होता है हमारा शरीर। फिर है जल और पानी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पानी को ही हम जल कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो वाक्य बनाए वो है, तो पहला लेंगे जल, तो जल ही जीवन है। सभी को पता है कि जल के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और फिर दूसरा है पानी। तो यहाँ पर वाक्य बनाया कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन सूना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अपने मन के अनुसार किसी भी वाक्य को बना सकते हैं जो कि इनसे संबंधित हो। फिर अगला पर्यायवाची शब्द आ जाता है हवा। हवा को हम हवा कहते हैं, पवन कहते हैं। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब हवा ही है। तो वाक्य बनाया कि हवा यानी कि शाम के समय ठंडी हवा चलती है, और पवन समुद्र किनारे बड़ी ठंडी पवन चलती है। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि हम यहाँ पर ठंडी हवाओं की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने समानार्थी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर विरुद्धात्मक यानी कि विलोम शब्द है, जैसे कि रात और दिन। तो इसको आप किस तरीके से वाक्य में प्रयोग करोगे एक साथ इकट्ठा, कि हमें रात दिन पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुधारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दिन रात नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने भविष्य को नहीं सुधार सकते। इसलिए हमें अपने भविष्य को सुधारने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके बाद है विलोम शब्द छोटा और बड़ा। तो इसको हम वाक्य में कैसे बदलेंगे कि मेरी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। मैं सभी को एक समान देखती हूँ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसी तरीके से ये जो विलोम शब्द है कि छोटा और बड़ा दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, और इसका हम इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। तो अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है मान अपमान। तो मान का मतलब होता है इज्जत और अपमान का मतलब होता है बेइज्जती। तो जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनको मान मिलता है, और बुरे कर्मों वाले व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से मान अपमान पे हम वाक्य को बना सकते हैं कि अच्छे कर्म वाले जो होते हैं उनको मेरी समझ से मान मिलता है, और बुरे कर्मों वाले व्यक्ति को अपमान का सामना अपमान से ही करना पड़ता है। तो जो अगला वाक्य है वो है पावन अपावन। पावन का मतलब होता है पवित्र, अपावन का मतलब होता है अपवित्र। तो आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग पावन विचारों के हैं, यानी कि पवित्र विचारों के हैं, सभी का भला सोचते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों का आचरण बिल्कुल अपावन हो चुके हैं, यानी कि कुछ लोग जो हैं बिल्कुल अपवित्र हो चुके हैं। ना उनके विचारों में शुद्धि है, ना उनके कर्मों में शुद्धि है। जैसा कि आप सभी जानते हो स्टूडेंट कि आज बुराई का बोलबाला है। अच्छे लोग हमें नाम मात्र ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बुरे लोग हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इनका वाक्य में प्रयोग किया। तो इस तरीके के जो प्रश्न उत्तर होते हैं स्टूडेंट वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अक्सर आपसे एक एक दो मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।